आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको इस सीरीज में अराउंड मोर देन 150 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। वो सिर्फ आपके होंगे इंडक्शन मोटर से, और ये आपके जो जूनियर इंजीनियर का पेपर होता है एसएससी जेईई का, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। यानी किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रखे ऑलरेडी, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द रोटर हैविंग 1.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यानी जो रोटर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.5 हर्ट्ज, कैलकुलेट द स्लिप ऑफ द मोटर, आपको निकालनी है स्लिप, ठीक है। तो देखो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज देखो इसमें अब जब आपको देखो रोटर फ्रीक्वेंसी दी है यानी एफ आर आपको दिया है, तो एफ आर का आपको फॉर्मूला पता है स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बट इसमें देखो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है यानी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी ये आपको नहीं दे रही क्वेश्चन में, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि 50 हर्ट्ज है, वो इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा 1.5 इक्वल टू एस इंटू 50 हर्ट्ज, बिकॉज इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ से स्लिप कितनी मिली 1.5 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आपको देखो कितना मिल जाएगा 3 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.03, और अगर परसेंटेज में आप लिखते हो तो कितना होंगे 3% स्लिप, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया ए। अब देखो मैं जो भी क्वेश्चन लूंगा ना, जैसे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो जिस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, वो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्शन मोटर से, ठीक है। तो देखो जैसे ये स्लिप वाला हो गया, तो ये स्लिप वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन इंडक्शन मोटर वर्क्स विद, अब देखो ये क्या नाम क्या है इसका, इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। नाम में आपको क्या दिख रहा है इंडक्शन, यानी जो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन है, ठीक है, उसमें क्या होता है अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है, उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्लियर है। तो ये सिर्फ कब होता है, यानी कोई भी ईएमएफ इंड्यूस कब हो सकता है जब आपकी एसी सप्लाई होगी, यानी अल्टरनेटिंग नेचर होगा उसका, तो सिर्फ एसी पे वर्क करती है ये, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पॉलीफेज इंडक्शन मोटर्स आर बाय अ वेरी कंसिडरेबल मार्जिन द मोस्ट वाइडली यूज्ड एसी मोटर एज, ठीक है। अब देखो आपको ये भी पता होगा कि जो इंडक्शन मोटर होती है आपकी वो बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। इवन दो आपके घर पे भी देख लो, आपके घर में जो पानी की मोटर है वो एक इंडक्शन मोटर है, आपके फैन में जो मोटर है वो एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है। ये बहुत वाइडली यूज की जाती है इंडक्शन मोटर, बिकॉज बिकॉज है ना, ये जो इंडक्शन मोटर होती है बहुत सस्ती होती है, ठीक है, चीप होती है और बहुत सिंपल होती है, और रस्ट इन कंस्ट्रक्शन, यानी ये इजीली टूटती वगैरह नहीं है, ठीक है। और इनकी लिए आपको ना मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, यानी आपको मेंटेनेंस करनी पड़ रही है, उसकी बार बार ऑयलिंग देनी पड़ रहा है, हर यूज के बाद आपको ऑयल देना पड़ रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना पड़ता इंडक्शन मोटर में, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा यूज होती है। तो किस लिए यूज होती है, बिकॉज दीज आर चीपर इन कॉस्ट, सिंपल एंड रस्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड रिक्वायर्ड लिटिल मेंटेनेंस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेटर फ्रेम इन एन इंडक्शन मोटर इज यूज्ड टू, यानी देखो जो इंडक्शन मोटर है, अगर कोई भी मोटर देख लो उसमें दो पार्ट होंगे स्टेटर और रोटर, ठीक है। अब जो स्टेटर है उसकी जो फ्रेम है स्टेटर फ्रेम, वो क्या करेगी, आपका जो पूरा स्टेटर कोर है उसको क्या करेगी सपोर्ट करेगी और आपके पूरे मशीन को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो स्टेटर फ्रेम बेसिकली पूरे मशीन को प्रोटेक्ट करता है, और क्या करता है ये होल्ड द स्टेटर कोर, होल्ड द स्टेटर कोर, यानी स्टेटर का जो कोर है उसको ये होल्ड करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, यानी जो आपका इंडक्शन मोटर की जो फ्रेम होती है वो किससे बनी हुई होती है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, क्लियर है, सी ऑप्शन। ये आपको बहुत पूछा जाता है कि जो इंडक्शन मोटर है वो किससे बन रखी होती है, ट्रांसफार्मर में कैसे बन रखी होती है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेटर कोर ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द, यानी देखो जो इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं लैमिनेट करते हैं, ये तो हर किसी को पता होगा किस लिए करते हैं, बिकॉज एडी करंट लॉस को हमें रिड्यूस करना होता है, क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला होता कि जो स्टेटर कोर है, ठीक है, या फिर जो रोटर कोर है उसको हम सिलिकॉन स्टील से लैमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। देखो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि सिलिकॉन स्टील, ठीक है, यानी जो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन मटेरियल, ठीक है, उसकी मदद से हम आप अगर उसको लैमिनेट कर रहे हो तो उसके केस में आपका आंसर होगा बोथ एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस, बिकॉज जो सिलिकॉन मटेरियल है, ठीक है, ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आपका हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को एक बार ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यूज ऑफ फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग। अब देखो फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, देखो अब सिंपल अगर देखो वाइंडिंग आप देखते हो तो कुछ ऐसे इस टाइप में जैसे कर रखी होती है, ठीक है, ये आपकी है सिंपल वाइंडिंग, क्लियर है। अब देखो ये जो, अब ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में सपोज करो ये वाले कंडक्टर में आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ E1, ठीक है, इसमें आपका हुआ है E2। अब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है यानी ये वाला, ठीक है, ये आपका होता है 180 डिग्री। बट हम क्या करते हैं, इसको 180 डिग्री नहीं रखते, इसका हम इसको ना शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट कैसे, देखो सेम ऐसे रखते हैं, बस क्या करते हैं देखो, सपोज करो मैंने ना इतना वाला पोर्शन इसका कट कर दिया, यानी कि अब देखो ये कुछ अब इस तरह की वाइंडिंग हो गई ये वाली, ये कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहले इतनी थी, अब आपने इतनी कर दी, यानी आपने इतना जो पोर्शन था, ठीक है, ये कट कर दिया, ये सपोज आपका है अल्फा, ठीक है। तो अब ये जो एंगल हो गया ये कितना हो गया 180 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, यानी उसका बेसिकली फ्रैक्शन कर दी, उस पूरी कंप्लीट वाइंडिंग थी ना उसकी फ्रैक्शन कर दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो होते हैं ना ये, इनको हम बोलते हैं ओवरहैंग, ओवरहैंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे आपने फ्रैक्शनल पिच की तो इन ओवरहैंग की जो लेंथ है, यानी उसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो जब फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग यूज करते हो तो आपकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। यानी जो आपको कंडक्टर चाहिएगा, ठीक है, वाइंडिंग करने के लिए, उसकी लेंथ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, यानी कि देखो उसके एडवांटेज लिख लो सीधे, देखो लेंथ ऑफ वायर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज रिलेट कर सकते हो, अगर लेंथ कम हो गई तो आपका ईएमएफ तो कम हो जाएगा ना, ईएमएफ भी आपका रिड्यूस हो गया, ईएमएफ रिड्यूस, तो ये किसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। अब देखो ये करते इसलिए ताकि आपका जो हार्मोनिक्स होते हैं ना वो एलिमिनेट हो जाए, ये सबसे मेन इसका पॉइंट, ठीक है। आपके जो हार्मोनिक्स होते हैं वो एलिमिनेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। हार्मोनिक आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, क्लियर है। और देखो फोर्थ पॉइंट, जो लीकेज रिएक्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस द लीकेज रिएक्टेंस, क्लियर है। तो देखो इस केस में क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज सारे करेक्ट है, क्लियर है इस केस में। अब देखो बहुत लोगों को डाउट होता है कि हार्मोनिक्स क्या होता है। बेसिकली देखो सिंपल, एक सिंपल टर्म में आपको समझाता हूँ। सपोज देखो मैंने बोला साइन ओमेगा टी को सिग्नल, ठीक है। तो ये जो ओमेगा है ना ये इसकी होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो अगर मैं एक वेव फॉर्म बनाता हूँ तो देखो उसको ऐसे समझो आप, देखो ये ओमेगा है यानी कि 2 पाई एफ, ठीक है, सर्टेन कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, तो ये लो मैंने ये फ्रीक्वेंसी बना ली, ठीक है, जिसकी ये सिग्नल है, जिसकी एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सपोज करो ये तो आपका हो गया फंडामेंटल, क्लियर। अब मैंने बोला कि थर्ड हार्मोनिक है, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 3f, यानी फ्रीक्वेंसी 3f, यानी कि ये जो कंप्लीट एक वेव है ना इसके अंदर आपकी अब 3 वेव आ जाएगी, इस पर्टिकुलर जो थर्ड हार्मोनिक वाला जो सिग्नल है ना उसकी 3 आ जाएगी, ऐसे देखो एक, ये एक हो गई कंप्लीट, ठीक है, दूसरी जैसे ये दूसरी हो गई, ठीक है, एंड ये आपकी तीसरी हो गई। तो आप देख सकते हो एक यहाँ तक, दूसरी यहाँ तक एंड तीसरी यहाँ पे, टोटल देखो अब इस कंप्लीट एक फंडामेंटल यानी एक सिंगल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साइकिल में आपकी 3 जो थर्ड हार्मोनिक है उसके 3 साइकिल आ गए, ठीक है। ये बेसिकली हार्मोनिक्स होते हैं। तो देखो जब हम ऐसा बोलते हैं ये ज्यादा हार्मोनिक जैसे 100 हार्मोनिक 200 हार्मोनिक, उनकी बात नहीं करते हैं, बिकॉज देखो जैसे जैसे आपका हार्मोनिक बढ़ता है ना तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये वाला ये जो इतना दिख रहा है ना ये मैग्नीट्यूड भी कम होता रहता है। तो जैसे 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 ज्यादा हाई हार्मोनिक्स होंगे ना तो ये आपका और कम हो जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से इस पर्टिकुलर फंडामेंटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये बेसिक हार्मोनिक्स है। तो आगे देखते हैं, द इंडक्शन मोटर शाफ्ट इज मेड ऑफ, अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता होगा कि स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट है उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं माइल्ड स्टील। अब देखो ऐसा क्यों करते हैं, जो माइल्ड स्टील है वो स्टेनलेस स्टील के कंपेयर में बहुत स्ट्रांग होता है, क्लियर है। और इसको बनाने के लिए ना जो आपको मटेरियल चाहिए वो आपको नेचर में इजीली अवेलेबल है, क्लियर है। तो देखो इसको लिख भी लो आप है, तो देखो जो माइल्ड स्टील है, अब ये तो आपको पता है ना कि माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों ही आपकी क्या है, एक एलॉय है।
एलॉय का मतलब मिक्सचर, यानी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को मिक्स करके बनाया जाता है किस पर्टिकुलर नए मटेरियल को, तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। देखो माइल्ड स्टील इसलिए यूज करते हैं बिकॉज बहुत स्ट्रांग है ये, वेरी स्ट्रांग, ठीक है। एंड जो मटेरियल चाहिए, मटेरियल इजीली अवेलेबल, यानी जो मटेरियल है वो आराम से बहुत इजीली आपको नेचर में मिल जाते हैं, ठीक है। और देखो अब आपको ये भी पूछता है कि जो माइल्ड स्टील है उसमें आप एज ए एलॉय कौन से मटेरियल को यूज करते हो, तो देखो जो माइल्ड स्टील है इसमें आप कार्बन को यूज करते हो, कार्बन इज यूज्ड एज अ एलॉय, ठीक है। और देखो अगर मैं स्टेनलेस स्टील की बात करूं, स्टेनलेस स्टील, तो देखो इसमें आप यूज करते हो क्रोमियम को, क्रोमियम एज अ एलॉय, ठीक है। यानी क्रोमियम मटेरियल को एज अ एलॉय यूज करते हो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, आप देखो क्या इसमें स्क्वायरल केज, ठीक है ना, दो तरह की इंडक्शन मोटर होती है। देखो एक आपका होती है स्क्वायरल केज, एक होती है स्लिप रिंग बोलो उसको, या फिर वाउंड टाइप, ठीक है। ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। तो देखो स्क्वायरल केज में हम क्या करते हैं, देखो सपोज ये आपका रोटर का एक पार्ट है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट सपोज यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें हम यूज करते हैं रोटर बार, यानी जो बार्स होते हैं वो बार यूज करके होते हैं, ठीक है। उस टाइप में यहाँ पे कुछ बार्स इस टाइप में लग रखे होते हैं। अब देखो ये जो बार जो मैंने बनाया ना, रोटर बार, ठीक है। अब देखो इनको हमने क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको हमने शॉर्ट कर रखा होता है, बेसिकली ये एंड रिंग है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो रोटर कंडक्टर या फिर रोटर बार्स बोलो उनको हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू एंड रिंग्स, ठीक है। स्लिप रिंग नहीं बोलेंगे, स्लिप रिंग की तो बात ही नहीं, स्क्वायरल केज में तो आप स्लिप रिंग यूज ही नहीं करते, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो आप पहले क्वेश्चन में देख लेना स्क्वायरल केज के लिए बोला है या फिर बाउंड टाइप के लिए बोला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आर प्रोवाइड विद ब्लेड्स इन ऑर्डर टू, यानी देखो अगर आपके घर पे जो पानी की मोटर है वो एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है। उसमें अगर आप पीछे देखोगे तो एक पंखा लग रखा होता है, ठीक है, एक फैन लग रखा होता है उसके पीछे, क्लियर। तो वो हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपका जो रोटर है ना वो अगर गर्म हो जाए तो उसको ठंडा करने के लिए लगा रखा होता है वो। तो क्या करता है ये, फैसिलिटेट कूलिंग ऑफ रोटर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रोटर ऑफ 3 फेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इज प्रोवाइडेड विद, तो आप देख सकते हो क्या बोले इसमें, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। तो देखो जो इसमें होता है, आप देखो एक तो स्टेटर की बात करते हो, ठीक है, एक आप रोटर की बात करते हो, क्लियर है। तो देखो दोनों ही केस में आपकी 3 फेज वाइंडिंग लगी होती है, ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग, क्लियर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो यानी क्या पूछा है इसने, रोटर, तो रोटर में कौन सी वाइंडिंग होती है आपकी, 3 फेज वाइंडिंग, यानी कि बी वाला। अब देखो इसमें ये वाला ऑप्शन भी एक, देखो हैवी कॉपर और एल्यूमिनियम बार्स प्लेस इन रोटर स्लॉट्स, बट ये किस केस में होगा आपका, जब आप स्क्वायरल केज की बात करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था एक बार क्वेश्चन में पढ़ लो ध्यान से कि क्वेश्चन में किस मोटर के लिए पूछा है, ठीक है। तो अगला देखते हैं। इन अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द रोटर वाइंडिंग टर्मिनल्स आर ब्रॉट आउट थ्रू स्लिप रिंग्स टू, यानी देखो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, ठीक है, स्लिप रिंग और आप या तो बोलो वाउंड रोटर, दोनों सेम ही होती है, ठीक है ना, वाउंड रोटर। तो देखो इसमें क्या बोला है कि आपकी जो ये जैसे देखो ये आपका सपोज रोटर है, ठीक है, स्लिप रिंग वाले का। तो इसमें देखो ऐसे स्लिप रिंग लग रखी होती है, जैसे ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ठीक है, ये तीसरी हो गई। अब देखो इनसे हम टर्मिनल निकाल रखे होते हैं 1 2 3, क्लियर है। अब ये टर्मिनल इसलिए लगाते हैं कि इनके अक्रॉस है ना हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपको जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना वो इंक्रीज हो जाता है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग बेसिकली जो टर्मिनल्स है रोटर वाइंडिंग टर्मिनल्स को स्लिप रिंग से बाहर निकालते हैं, क्यों, ताकि हम एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को उनके अक्रॉस कनेक्ट कर सके जिससे आपका स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाए, क्लियर है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए, कनेक्ट एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस अक्रॉस देम ड्यूरिंग स्टार्टिंग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर
ब्रशेस आर कनेक्टेड टू, यानी देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, ठीक है। तो ये किससे, देखो स्लिप रिंग में क्या होता है, अभी मैंने बताया स्लिप रिंग से हम क्या निकालते हैं, उनके टर्मिनल्स निकालते हैं, उनको हम रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, क्लियर है। अब देखो आपका रोटर तो घूमेगा पूरा, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोज देखो, सिंपल देखो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका ये रोटर है, सपोज करो यहाँ पर रोटर है, ये आपकी 3 स्लिप रिंग है, क्लियर है। अब ये रोटर तो कंटिन्यूसली घूमेगा ना, ठीक है। तो अभी जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल भी तो घूमेंगे, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं कि ब्रशेस लगा रखे होते हैं, ठीक है। एक इस टर्मिनल पे, एक इस पे मान लो, और एक इस पे, ठीक है। इसलिए जो रेजिस्टेंस है उसको हम ब्रशेस से कनेक्ट कर रखा होता है, क्लियर है। तो बेसिकली क्या होगा इसमें, इन अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ब्रशेस आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस। अब ये स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, क्लियर है। डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या, आपको किसके अकॉर्डिंग चाहिए, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ 3 फेज wound rotor induction motor the short circuit gear is used to short circuit the, कौन सी मोटर बोली देखो, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, क्लियर है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, क्लियर है। तो इसमें बोला है कि जो आपका शॉर्ट सर्किट गियर होता है, यानी ऐसा गियर जो आपका शॉर्ट सर्किट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हम इससे बेसिकली किस चीज को शॉर्ट सर्किट करेंगे हम, अब देखो स्टार्टिंग में आपने रेजिस्टेंस को तो यूज कर लिया, ठीक है, वाउंड रोटर में, और आपने स्टार्टिंग में और बढ़ा दिया। अब आपको रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, तो उनको उस बेसिकली उस पूरी ब्रांच को आप क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। तो किसको शॉर्ट करेंगे हम, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इन द स्टार्टर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनइवन गैप इन एन इंडक्शन मोटर इज लाइकली टू कॉज, तो देखो अगर नॉर्मली आप देखते हो तो ये देखो स्टेटर होता है, ठीक है, और ये आपका रोटर होता है इंडक्शन मोटर का, ठीक है। तो ये जो एयर गैप होता है ये हर जगह सेम रहता है, क्लियर है। ऐसा अगर नॉर्मली, ठीक है। तो एयर गैप क्या है, इवन है हर जगह इस केस में। तो जब इवन है तो जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, एकदम यूनिफॉर्म होगा, यानी हर जगह बराबर एकदम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, क्लियर है। बट देखो इस केस में क्या बोला इसने कि आपका जो इंडक्शन मोटर है उसमें एयर गैप डिफरेंट है, यानी कि सपोज आपने जो स्टेटर है वो तो ये तो रहा आपका स्टेटर, ठीक है। अब रोटर कुछ इस तरह का बनाया आपने, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एयर गैप ज्यादा है, यहाँ पे एयर गैप अलग है, यहाँ पे एयर गैप अलग है, यहाँ पे एयर गैप अलग है, यानी हर जगह एयर गैप अनइवन है, ठीक है। तो देखो जब अनइवन एयर गैप की आप बात करोगे, ठीक है। तो देखो जब अनइवन होगा आपका एयर गैप, तो आपको जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी सब यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टॉर्ट, ठीक है, यानी फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन का आपका डिस्टॉर्शन हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो जैसे आपका फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्टॉर्शन हुआ तो आपका देखो कहीं कहीं पे आपका करंट यानी जो आईएम होता है मैग्नेटाइजिंग करंट कहीं पे ज्यादा चाहिएगा, कहीं पे कम चाहिएगा, ठीक है। उस वजह से क्या होगा कि आपकी जो मोटर है वो गर्म होना चालू हो जाएगी, ठीक है। यानी जो वाइंडिंग्स है मोटर के अंदर वो आपकी गर्म होना चालू हो जाएगी, कहीं पे करंट ज्यादा कहीं पे करंट कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हीटिंग ऑफ मोटर, हीटिंग ऑफ मोटर, यानी मोटर गर्म होना चालू हो जाएगी। अब देखो सिंस आपका फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्टॉर्ट है, यानी फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है इंडक्शन मोटर में वो फ्लक्स की वजह से ही तो होता है, क्लियर है। अब देखो अगर आपका फ्लक्स ही डिस्टॉर्ट है बेसिकली, तो आपका जो देखो कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे टॉर्क ज्यादा कहीं पे कम, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा, जो आपका मोटर है उस मोटर का जो शाफ्ट है वो अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मोटर शाफ्ट अनबैलेंस, ठीक है, अनबैलेंस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए एंड बी बोथ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A smaller air gap in polyphase induction motor helps to, अब देखो अगर आपका एयर गैप मैंने बता दी कौन सा होता है, ठीक है। तो देखो जो एयर गैप है वो अगर कम होगा, ठीक है, एयर गैप अगर कम है तो जो आईएम है यानी मैग्नेटाइजिंग करंट वो क्या हो जाएगा, कम। अब देखो उसका मतलब समझो, अगर आपका एयर गैप कम है, ठीक है, तो जो स्टेटर का जो फ्लक्स है वो बहुत इजीली आपका जो रोटर के कंडक्टर है उनसे लिंक कर जाएगा, ठीक है। यानी आपको जो करंट चाहिएगा यानी आईएम की जो वैल्यू चाहिएगी, यानी जो मैग्नेटाइजिंग करंट जो कि आपको मैग्नेटाइज करने के लिए चाहिए होता है रोटर कंडक्टर को, तो उसकी कम वैल्यू चाहिए अगर एयर गैप कम हुआ।
तो देखो अगर IM कम हुआ तो आपका जो cos फाई होगा यानी जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बिकॉज करंट और जो पावर फैक्टर उनके बीच रिलेशन इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस यहाँ से आप समझ सकते हो अगर आपका स्मॉलर एयर गैप है तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको मैग्नेटाइजिंग करंट से बहुत चीजें पूछी जाती है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज, यानी देखो अभी अभी मैंने बताया अगर आप एयर गैप को बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका IM बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर IM बढ़ेगा तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर आपका घट जाएगा। क्लियर, और अगर पावर फैक्टर आपका घट रहा है ना तो वो आपका अच्छी बात नहीं है मशीन के लिए, वो खराब बात है। क्लियर है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, रिड्यूस, यानी सी पॉइंट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीकेज फ्लक्स इन एन इंडक्शन मोटर इज, अब देखो इसका मतलब समझो कि लीकेज फ्लक्स होता क्या है। अब देखो सपोज करो ये आपकी कोई एक वाइंडिंग है, ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया, अल्टरनेटिंग सप्लाई दी। ठीक है, यानी जो अल्टरनेटिंग रेजिस्टर है कुछ इस टाइप में। ठीक है, ये आपकी सप्लाई है, तो इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, अब वो करंट इस वाइंडिंग के थ्रू जाएगा। ठीक है, अब इस वाइंडिंग में क्या होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का, ये आपका हो गया फ्लक्स प्रोड्यूस। क्लियर है, अब देखो ये जो फ्लक्स है, ठीक है, अब ये फ्लक्स देखो, ये फ्लक्स इस खुद की जो बाइंडिंग है उससे लिंक कर रहा है। ठीक है, बट इसका कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन भी होगा जो इससे खुद से लिंक नहीं करेगा। ठीक है, यानी पूरा का पूरा जो फ्लक्स इसने प्रोड्यूस किया, ठीक है, इस बाइंडिंग में, वो पूरा का पूरा तो ये खुद से लिंक नहीं होने वाला, थोड़ा कुछ ना कुछ पोर्शन तो होगा जो इससे लिंक नहीं करेगा। ठीक है, अब जो पोर्शन लिंक नहीं करा ना वही आपका रेस्पॉन्सिबल है लीकेज फ्लक्स के लिए, बेसिकली लीकेज रिएक्टेंस आप बोलते हो ना। ठीक है, तो ये जो लीकेज फ्लक्स जो हुआ ना, जो आपका लिंक नहीं करा इसके साथ, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है लीकेज रिएक्टेंस को बनाने के लिए। तो सपोज करो देखो इसके पास में आपने दूसरी कोई वाइंडिंग बनाई। ठीक है, अब देखो ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स लाइन दिख रही है, ये इस वाले जो दूसरी जो मैंने वाइंडिंग बनाई, ठीक है, इसको क्या करेगी, कट करेगी और इसमें कुछ ना कुछ आपको ईएमएफ देगी। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन, बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन जो फिनोमेना होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स लाइंस जो मैंने बताई, ये इसको कट करेगी तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा। बट देखो ऐसा भी तो है, ये जो फ्लक्स लाइन है ये पूरी की पूरी इसको कट नहीं करेगी, कुछ ना कुछ पोर्शन तो कट नहीं करेगा ना, कुछ ना कुछ पोर्शन तो आपका वेस्ट हो रहा है एयर में। ठीक है, जो वेस्ट हो रहा है उसको आप बोलते हो लीकेज फ्लक्स, और इस लीकेज फ्लक्स की वजह से आपका एक रिएक्टेंस होता है जिसको आप बोलते हो लीकेज रिएक्टेंस, और ट्रांसफार्मर में आप इसको लिखते हो X1 से, आपने देखा भी होगा। ठीक है, ये आपका होता है लीकेज रिएक्टेंस। वैसे आपने देखो अब जो ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वहां पे आप लिखते हो X2, तो जो X2 है ना वो लीकेज रिएक्टेंस है इस सेकेंडरी वाइंडिंग का। यानी कि अब देखो ये जो फ्लक्स है इससे इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अब यानी इसमें भी आपको कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, अब इसमें करंट फ्लो हुआ तो इसमें भी कुछ ना कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अभी जो नया फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग में, इसका कुछ ना कुछ पोर्शन तो खुद से लिंक करेगा और कुछ ना कुछ पोर्शन इससे लिंक नहीं करेगा। अब जो लिंक नहीं कर रहा वो एक लीकेज फ्लक्स है। ठीक है, तो इस केस में लीकेज फ्लक्स की अगर आप डेफिनेशन बोलो तो क्या हो जाएगी, फ्लक्स दैट लिंक्स विद द स्टेटर वाइंडिंग और द रोटर वाइंडिंग बट नॉट बोथ, यानी किसी एक से लिंक कर रहा है। सिमिलर इस केस में भी आप समझ सकते हो, प्राइमरी से लिंक कर रहा है बट सेकेंडरी से लिंक नहीं कर रहा। क्लियर है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। For starting a three-phase induction motor, winding is to be connected to three-phase AC supply, यानी कौन सी वाइंडिंग को आपको थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करना होता है, तो वो आपको पता है स्टेटर से। ठीक है, इसलिए स्टेटर की जो वाइंडिंग है उसमें हम सप्लाई देते हैं थ्री फेज और आपकी इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पज ऑफ स्टार्टर इज टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, यानी जो स्टार्टर आप यूज करते हो ना, इवन दो आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग है, फिर भी हम उसमें हम स्टार्टर यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं वो देखो जो आपका स्टार्टिंग करंट है ना वो बहुत ज्यादा होता है, 5 to 7 टाइम्स होता है। ठीक है, उसके लिए हम स्टार्टर यूज करते हैं। तो किस लिए यूज करते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग करंट इज 5 to 7 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर वेरीज इज, कौन सा टॉर्क बोला इसने, स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है ना, तो देखो पहले तो आप टॉर्क का फॉर्मूला देखो टॉर्क सिंगल फेज के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सिंगल फेज, तो ये आपको होता है देखो 1/ω/s, ठीक है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 डैश डिवाइड बाय s स्लिप। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस x2 डैश मल्टीप्लाई r2 डैश डिवाइड बाय s। ठीक है, ये आपका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। अब सिंस इसने क्या बोला है, स्टार्टिंग टॉर्क बोला है, अब देखो स्टार्टिंग टॉर्क बोला है तो यानी कि एट स्टार्टिंग, तो देखो एट स्टार्टिंग
स्टार्टिंग का बेसिकली मतलब होता है स्टैंड स्टिल, यानी रुकी हुई कंडीशन में, स्टैंड स्टिल। ठीक है, तो स्टैंड स्टिल में देखो जो आपकी स्लिप होती है यानी एस, वो होती है 1। क्लियर है? तो देखो जैसे आपकी स्लिप 1 हो गई, तो अभी फिलहाल इस वाले पोर्शन पे फोकस करो, ठीक है ना, जो इतना पोर्शन दिख रहा है इस वाले पे। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या होगा, जैसे आपकी स्लिप 1 हो गई तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो R2 डैश है, इस केस में क्या हो जाएगा आपका जो R2 डैश है, ठीक है, वो अगर नॉर्मली आप देखते हो इंडक्शन मोटर में, तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है R2 डैश, ठीक है, वो बहुत कम होता है X2 डैश के कंपेयर में। ठीक है, इस केस में आपने क्या कर दिया, S को तो 1 कर दिया। क्लियर है? तो ये ऑलरेडी कम है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस देन X2 डैश। क्लियर है? यानी कि देखो ये पोर्शन आपका क्या है, हाई है, तो देखो स्टार्टिंग में स्लिप ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो इसको स्लिप एक्चुअली देखो स्लिप आपको मिलती है 5% 4%, अब आपकी देखो स्लिप आपको मिली 1, तो आप उसको ऑब्वियसली हाई बोलोगे। ठीक है, नॉर्मली बिकॉज बहुत कम होती है, देखो स्लिप बहुत हाई है। ठीक है, और रोटर रेजिस्टेंस आपका ऑलरेडी कम होता है, ये अराउंड होता है 2 to 5 ओम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कम होता है, तो ये कंप्लीटली वैल्यू आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो आप ना स्टार्टिंग में इस वाले पोर्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हो और एक्स टू डैश लिख सकते हो। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क को अगर आप वैल्यू लिखते हो यानी टॉर्क स्टार्टिंग में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा एस, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू डैश इंटू आर टू डैश। क्लियर है? ये एस का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। क्लियर? तो देखो जो ओमेगा है यानी ओमेगा एस, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई एफ एस यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना इस केस में, और देखो ये जो एक्स टू डैश है, एक्स टू डैश, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू एल, यानी कि 2 पाई एफ इंटू एल। यहाँ पे ये ओमेगा एस नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ आप ओमेगा होता है। तो देखो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिला आपको, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ इंटू 1 अपॉन एफ। बिकॉज देखो ये ओमेगा भी आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है और एक्स टू डैश भी आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आपका स्टार्टिंग टॉर्क का रिलेशन क्या मिला, स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ स्क्वायर। समझ गए? तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क इंडक्शन मोटर में कैसे वेरी करेगा, 1 बाय एफ स्क्वायर रिलेशन के साथ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। In a three-phase induction motor, sometimes copper bars are placed deep in the rotor. It is done in order to improve. यानी देखो जो आपकी कॉपर बार होती है ना, अब सिंस इसमें क्या बोला, देखो इसमें बार, यानी यहाँ से आप इतना समझ गए कि ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है, बिकॉज आप स्क्वायरल केज में कॉपर बार्स यूज करते हो। ठीक है, तो इसने बोला कि आप ना कॉपर बार्स जो होती है उनको बहुत डीप रखते हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं हम, तो देखो बेसिकली एक ऐसा ये रोटर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपने देखा हो तो जो बार वाला, ठीक है ना, दो टाइप के आपके रोटर्स होते हैं स्क्वायरल गेज में जो हम यूज करते हैं ताकि आपका स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो देखो एक तो होता है डीप बार और एक आपका होता है केज टाइप में। ठीक है, केज रोटर जिसको बोलते हो। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये आपका बेसिकली रोटर है। ठीक है, रोटर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। तो इसमें देखो बार्स लगी होती है, कॉपर की बार। ठीक है, सपोज करो ये आपकी एक कोई बार है। ठीक है, एक बार को यहाँ पे आपकी, और थर्ड बार आप ही यहाँ पे। ठीक है, लास्ट। तो देखो टोटल मैंने अभी 3 बार कंसिडर किए यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पे ये ए, ये है बी, ये है सी। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो यहाँ पे ये जो ए वाली बार है ना, ए बार बोलो या फिर वो आपको लेयर बोलेगा। ठीक है ना, कई बार वो लेयर भी वर्ड यूज करता है। तो ए बार का आपका जो रेजिस्टेंस होता है ना, यानी या फिर रेजिस्टिविटी बोलो, वो बहुत हाई होती है। तो रेजिस्टिविटी हाई। ठीक है, ये चीज आपको पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो ए बार की रेजिस्टिविटी हाई होती है, या फिर वो ए की जगह क्या बोल सकता है, अपर, बिकॉज ये सबसे ऊपर वाली है ना, तो अपर बार भी बोल सकता है। अपर बार यानी अपर बार का जो ये कॉपर बार होती है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो इस रेजिस्टिविटी हाई है, तो ये भी पूछता है इसको बनाते किससे है। तो देखो मेड फ्रॉम ब्रास। ठीक है, यानी जो ब्रास होता है मटेरियल उससे बनाई जाती है वाली लेयर। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इसमें देखो ये जो मैं डॉट डॉट लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, डॉटेड, यहाँ पर क्या है, लीकेज फ्लक्स को डिनोट कर रहा है ये। ठीक है, तो देखो
ये मैं लीकेज फ्लक्स बना रहा हूँ। सो ये देखो, ये आपका हो गया लीकेज फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सी वाली आपकी बार है, ठीक है, सी वाली जो दिख रही है आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो लीकेज फ्लक्स है यहाँ पे सबसे ज्यादा है। यानी ये जो डॉट डॉट वाले जो देखो, ये जो सी बार है इसके अक्रॉस सबसे ज्यादा है, यानी सी के अक्रॉस सबसे ज्यादा लीकेज फ्लक्स है। बट ए बार वाली को देखो, ए बार पे आपका जो लीकेज फ्लक्स है वो सबसे कम है, ठीक है। तो देखो इसी से ये सारा ऑपरेशन है। अब देखो कैसे, अगर आपका लीकेज फ्लक्स ज्यादा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो। अगर आपका लीकेज फ्लक्स ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्लिप ज्यादा है, ठीक है ना। स्लिप ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा है, ठीक है, और cos फाई कम है। क्लियर है। तो आप ये सब नहीं चाहते, आप ये नहीं चाहते कि आपका मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा हो, ठीक है। यानी आपका जो टॉर्क है, बेसिकली इस पूरी की वजह से आपका जो टॉर्क है इंडक्शन मोटर का वो कम हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क। क्लियर है, स्टार्टिंग टॉर्क आपका कम हो गया बिकॉज स्टार्टिंग में आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्लिप के साथ, ठीक है। सिंस स्टार्ट में आपकी स्लिप ज्यादा है तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क कम हो गया। तो आपको इस स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हो, रोटर वाला, ठीक है। सो आप बोलते हो बार रोटर। क्लियर है। तो देखो इसमें ये ऑपरेट कैसे करता है इसको समझो आप। तो देखो इसमें दो केस लेके चलते हैं। फर्स्ट देखो, जब आपका क्या है, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की बात हो रही, ठीक है। तो एट स्टार्टिंग, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आपकी स्लिप क्या होती है, बहुत हाई होती है, बेसिकली उसको आप वन बोलते हो, और वन का मतलब ये हाई होता है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में आपकी स्लिप बहुत ज्यादा है, तो इस केस में आपका क्या होता है कि जो भी आपका करंट होता है ना वो सारा इस ए वाली बार से फ्लो हो जाता है। तो देखो करंट फ्लो थ्रू बार ए, ठीक है। जो ए वाली बार है वहां से आपका सारा करंट फ्लो हो जाता है। बट अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लो। बिकॉज देखो अगर आप सिंपल इम्पेडेंस को लिखते हो यानी जेड, वो क्या होता है आर प्लस जे एक्स, ये होता है। तो अब देखो सिंस ये जो एक्स है ये आपका क्या होता है, एक लीकेज रिएक्टेंस है, ठीक है ना, लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। तो देखो जो सी बार है इसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा है नहीं, इसका सिर्फ क्या है लीकेज रिएक्टेंस सबसे ज्यादा है, यहाँ पे देख सकते हो। बिकॉज अगर लीकेज फ्लक्स ज्यादा है तो लीकेज रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा, बिकॉज जो आपका x2 डैश होता है वो सीधा डिपेंड करता है स्लिप पे, स्लिप इनटू x। और सिंस आपकी स्टार्टिंग में स्लिप ज्यादा होती है तो उस हिसाब का लीकेज फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो सी बार पे लीकेज फ्लक्स सबसे ज्यादा है, यानी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो ZC होगा यानी इम्पेडेंस ऑफ सी लेयर विल बी मोर देन इम्पेडेंस ऑफ ए, बिकॉज ए का सिर्फ रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे आपका लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा नहीं है। क्लियर है। तो इसको अगर सी से कंपेयर करोगे तो जो ए है उसका इम्पेडेंस कम होगा। तो देखो जहाँ पे बेसिकली इम्पेडेंस कम होगा वही से तो करंट फ्लो होगा, यानी करंट हमेशा कौन सा पाथ को फॉलो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो इस केस में करंट कहां से फ्लो होगा, ए बार से, क्योंकि बिकॉज जेड सी इज ग्रेटर देन जेड ए, बिकॉज इम्पेडेंस ऑफ सी बार इज मोर देन इम्पेडेंस ऑफ ए बार। बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो सेकंड, जब आप नॉर्मल ऑपरेशन की बात करते हो, एट नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। नॉर्मल ऑपरेशन में आपकी स्लिप क्या होती है, बहुत कम, यानी एस आपका हो जाएगा लो। क्लियर है। तो इस केस में आपका क्या होगा, स्लिप कम हो गया तो लीकेज रिएक्टेंस भी आपका कम हो गया, यानी कि अब देखो लीकेज रिएक्टेंस कम हो गया तो जो अब इस केस में क्या होगा, जो सी है, जो सी वाली बार है, इसका जो इम्पेडेंस होगा वो इस केस में कम हो जाएगा ए वाले के कंपेयर में, बिकॉज ए आपने हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल यूज किया है, ठीक है। आप अब नहीं चाहते कि अभी भी आपका करंट ए से ही फ्लो, बिकॉज ए का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर अभी भी करंट उसी से फ्लो होगा तो आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे आपकी मशीन में, बिकॉज वो हाई रेजिस्टेंस है ना उसमें ए बार का। क्लियर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, करंट कहां से फ्लो होगा, सी बार से। तो करंट फ्लो थ्रू बार सी, एंड जो बार सी है वहां से आपका करंट फ्लो होगा, क्यों, बिकॉज जेड ए इज मोर देन जेड सी। क्लियर है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखो सिंस आपका करंट अब देखो नॉर्मल ऑपरेशन पे सी से फ्लो हो रहा है और स्टार्टिंग में ए से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि स्टार्टिंग में आपकी कौन सी बार एक्टिव रहती है, ठीक है। तो कौन सी होगी आपकी, ए वाली, यानी अपर वाली,
ठीक है, ये चीज आपको पूछी जाती है। और अगर आपको पूछे कि नॉर्मल ऑपरेशन में आपकी कौन सी वाली बार जो होती है वो एक्टिव रहती है, तो आप कौन सा बोलोगे? डीप, जो सबसे अंदर वाली है, डीप बार। क्लियर है? तो इस स्ट्रक्चर को आप डीप बार रोटर भी बोलते हो, डीप बार। ठीक है, बिकॉज आपने देखो बहुत अंदर की तरफ, यानी डीप मतलब अंदर की तरफ, और बार्स यानी जो बार्स यूज किया। ठीक है, तो ये आपका होता है, ये स्ट्रक्चर इसलिए यूज करते हैं ताकि आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंप्रूव हो जाए। क्लियर है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका। देखो अगला देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा? देखो स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है ना, इसलिए लगता है कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाए। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर रेजिस्टेंस ऑफ अपर केज इज दैट ऑफ इनर केज। यानी जो अपर केज, देखो अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था वो क्या था? बार वाला। ठीक है, एक सेम स्ट्रक्चर आप यूज करते हो केज में, वो भी आप इसलिए यूज करते हो ताकि आपका स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो जाए। तो देखो वो कुछ स्ट्रक्चर अगर देखो तो इस तरह का होता है। देखो प्रिंसिपल दोनों में सेम है, सेम ही काम करता है। ठीक है, बस उसका स्ट्रक्चर देख लो। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका अपर केज। ठीक है, अपर केज, या तो इसको अपर केज बोलो। ठीक है, और इसको आप क्या बोलोगे? इनर केज, बिकॉज ये आपका अंदर की तरफ होता है, इनर केज। तो देखो जो अपर केज होता है इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, और बना किसका होता है? ब्रास का। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। क्लियर है? तो आपको ये पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में आपका कौन सा वाला केज एक्टिव रहता है, अपर केज या फिर इनर केज? क्लियर है? तो इस केस में कौन सा रहेगा? अपर केज, बिकॉज अपर केज का रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, बट लीकेज रिएक्टेंस तो इस केस में भी क्या, इनर केज का ही तो ज्यादा होगा। ठीक है, सेम जो मैंने डी बार में समझाया वही ऑपरेशन इसका। ठीक है, बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में तो सारा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका नॉर्मल ऑपरेशन होगा तब आपका इनर केस से करंट फ्लो होगा। क्लियर है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो देखो इस केस में क्या होता है, जो अपर केज है, ठीक है, अपर केज का रेजिस्टेंस आपका 4 to 5 टाइम्स होता है इनर केज के कंपेयर में। क्लियर है? यानी कि अगर आपका जो देखो, अगर आपका इनर केज है, इनर केज का अगर रेजिस्टेंस 1 ओम है तो अपर केज का आपका होगा 5 ओम। ये सेम चीज आपकी बार वाले में भी है। ठीक है ना, जो बार वाला आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ा ना, डीप बार रोटर वाला, ठीक है, उसमें भी ये सेम कॉन्सेप्ट है। यानी जो ऊपर वाला जो बार होती है या फिर जो अपर बार होती है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस 4 to 5 टाइम्स होता है इनर बार के कंपेयर में। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों जो रोटर कंस्ट्रक्शन है इनसे आपको क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आउटर केज ऑफ डबल केज स्क्वायरल रोटर कंसिस्ट ऑफ। यानी आउटर केज मतलब कौन सा? आपका ये वाला। ठीक है ना, ये जो मैंने बनाया ना, मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं? अपर केज। दूसरा नाम इसका क्या है? आउटर केज, बिकॉज ये बाहर की तरफ होता है इसलिए इसको हम आउटर केज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, ये किसका बना होता है? ये मैंने आपको बताया था किसका? ब्रास का। ठीक है, यानी मैग्नीज ब्रास। अगला ऑप्शन देखते हैं। Which of the following is a correct statement? In a three-phase induction motor, the resultant flux of a constant nature is of constant nature and is इसकी वैल्यू क्या होती है? तो देखो सिंपल, अगर देखो ये आपका इंडक्शन मोटर का स्टेटर है। ठीक है, सपोज करो ये आपका रोटर है। ठीक है, और रोटर में ये कंडक्टर लग रखे होते हैं, तो ये आपका सपोज करो कंडक्टर है। ठीक है, थोड़ा मैंने सही नहीं बनाया, एक सेकंड यहाँ पे बना लेता हूँ थोड़ा पास में। तो देखो ये आपके रोटर के कंडक्टर। ठीक है, अब देखो स्टेटर में आप सप्लाई देते हो सिंपल, ये देखो ये 3 सप्लाई आपने दे दी 3 फेज, ये आर, ये वाई, ये बी। यानी आपने क्या किया, 3 करंट फ्लो करवाया। ठीक है, तीनों करंट की वजह से एक एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो देखो 3 फ्लक्स होंगे, तो ये चलो आपका एक फ्लक्स हो गया, ये दूसरा फ्लक्स हो गया, एंड ये आपका तीसरा फ्लक्स हो गया। तो देखो एक हो गया फाई आर, एक हो गया फाई वाई, और एक हो गया फाई बी। अब देखो ये तीनों के तीनों फ्लक्स है, इनका एक रिजल्टेंट फ्लक्स निकलता है। ठीक है, जिसको आप लिखते हो फाई आर, और इसकी आपकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू फाई एम। ठीक है, और ये रिजल्टेंट फ्लक्स ही आपका यहाँ पे घूमता है, फाई आर रिजल्टेंट फ्लक्स। ठीक है, ये आर फेज वाला नहीं है, ये रिजल्टेंट फ्लक्स है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स, यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो देखो आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए। ठीक है, जैसे ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में 25 करेंगे, फिर उसके अगले पार्ट में 25 करेंगे, ऐसे टोटल हम अराउंड 150 से ज्यादा
क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ आप इंडक्शन मोटर के हम करेंगे और वो भी आपके एसएससी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर है? तो मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, जिससे आपका क्या हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है इंडक्शन मोटर से तो उससे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज हो सकती है बट उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आने पक्का है, मतलब पेपर में। क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच।